हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बी ए स्टूडेंट्स। आई होप योर हेल्थ एंड स्टडिंग वेल। सो हमने जो है तो सिलेबस के बारे में जो तो पूरी तरह से डिस्कस कर लिया था, है ना। तो सिलेबस हमने देख लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। नहीं तो मैं विजिट कम्युनिटी में अगर आप बोलो तो वहाँ पे मैं पोस्ट कर दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। साथ ही साथ आप वहाँ से निकाल भी सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। और मैं प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दूँगी, तो आपको ईजिली जो है तो फिलॉसफी का BA फर्स्ट सेम जो है इंग्लिश मीडियम से आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। सो आज जो है तो हम उसी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। जो हमारा यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर सब्जेक्ट मैटर एंड ब्रांचेस ऑफ लॉजिक, है ना। डिडक्टिव लॉजिक के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम BA फर्स्ट सेम के जो भी बच्चे हैं तो सबसे पहले फिलॉसफी का सब्जेक्ट जो आपने लिया है, तो फिलॉसफी होती क्या है ना, मीनिंग ऑफ फिलॉसफी। पहले तो हम फिलॉसफी का जो है तो अर्थ देखेंगे कि ये होता क्या है ना। दर्शन शास्त्र है क्या, तो दर्शन शास्त्र क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे एक्सप्लेन से जो है तो पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है हमारा मीनिंग ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी इज द सिस्टमैटिक स्टडी एंड क्रिटिकल थिंकिंग अबाउट फंडामेंटल क्वेश्चंस कंसर्निंग एग्जिस्टेंस, नॉलेज, वैल्यूज एंड रीजन, माइंड एंड लैंग्वेज। तो दर्शन शास्त्र जो है, इट इज़ द सिस्टमैटिक स्टडी। क्या है ये? दर्शन शास्त्र जो है एक सिस्टमैटिक स्टडी करता है किस चीज़ों का, तो अस्तित्व का, ज्ञान का, उसके मूल्यों का, तर्क करना, है ना, जिसकी तर्क करने की क्षमता होती है, तर्क करना, मन और भाषा से जुड़े जो भी इसके फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, जो भी ये इसकी जो एग्जिस्टेंस है ना, इन सारी चीज़ों का ये अध्ययन करता है। और इसकी एक तरह से कहा जाए तो ये एक बोला जाए कंसर्निंग एग्जिस्टेंस है। कहने का मतलब कि ये एक तरीके से आलोचनात्मक चिंतन है। और तो और यहाँ पे बताया गया है कि डेरिव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स, है ना, डेरिव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स ऑफ फॉर लव एंड विजडम, फिलो एंड सोफोस। यहाँ पे बताया गया है कि इसका ग्रीक वर्ड हमें देखने को यहाँ पे मिलता है लव एंड विजडम। लव एंड विजडम जो है तो इसका हम ग्रीक वर्ड देखने को हमें मिलता है, जिसका अर्थ है फिलो एंड सोफस। इसका तो वर्ड है जिसका मतलब है लव एंड विजडम। कहने का मतलब इट इन्वॉल्व अ रीजन्ड परस्यूट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ एंड अ कंप्रेसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड द हाउ वी शुड लिव। तो कहने का मतलब ये है कि दर्शन शास्त्र किस चीज़ का अध्ययन करता है, ये एक सिस्टमैटिक स्टडी का अध्ययन करता है जहाँ पर ज्ञान हो गया, नॉलेज हो गया, है ना, उसके मतलब कहने का मतलब कि वैल्यूज़ हो गई उसकी, और रीजंस मतलब कारण वगैरह हो गया, माइंड एंड लैंग्वेज मतलब पूरी तरह से प्रेम, मतलब कि पूरी तरह से कहा जाए तो ये एक तरह से किस चीज़ का अध्ययन करता है, तो मन और भाषा से जुड़े जो भी प्रश्न आते हैं, है ना, उसको व्यवस्थित तरीके से इसका अध्ययन ये करता है। फिर उसके बाद बताया गया कि लव एंड विजडम मतलब कहने का कि प्रेम और ज्ञान, ये फिलॉस और सोफोस के लिए एक ग्रीक शब्दों से मतलब इसका ये उत्पन्न हुआ। और इसमें सबसे ज़्यादा सत्यों को, और जो सत्य है इसमें, है ना, ट्रुथ जो है इसकी खोज और दुनिया तथा हमें जैसे जीना चाहिए, हमें कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इस चीज़ का एक तरह से व्यापक पूरी तरह से जो है तो पूरे तरीके से ये क्या करता है, पढ़ता है इस पर, है ना, इस पर अध्ययन करता है, इसकी समझ विकसित करता है, इसकी हर चीज़ अंडरस्टैंडिंग जो है तो इसमें शामिल है। तो अब जो है तो हम इसके सब्जेक्ट मैटर एंड ब्रांचेस ऑफ लॉजिक जो हमारा चैप्टर है ना, तो अब हम पढ़ेंगे डिडक्टिव लॉजिक के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले लॉजिक पढ़ेंगे। तो सब्जेक्ट मैटर एंड ब्रांचेस ऑफ लॉजिक, तो लॉजिक इज द साइंस दैट स्टडी द रूल्स ऑफ करेक्ट थिंकिंग एंड रीजनिंग। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ टू रीच कंक्लूजन। मेन यहाँ बताया कि हाउ टू रीच कंक्लूजन, हम निष्कर्ष तक कैसे पहुँचे, एंड विच आर्गूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर अनकरेक्ट, और कौन सा आर्गूमेंट सही है और कौन सा इनकरेक्ट है। और लॉजिक इज डिवाइडेड इंटू टू मेन ब्रांचेस, डिडक्टिव लॉजिक, इंडक्टिव लॉजिक। अब यहाँ पे कहने का मतलब है कि तर्कशास्त्र, लॉजिक मतलब क्या होता है, तर्कशास्त्र। तर्कशास्त्र द साइंस, मतलब लॉजिक इज द साइंस, तर्कशास्त्र वो विज्ञान है जो सही सोच और तर्क के नियमों का क्या करता है, अध्ययन करता है। द रूल्स ऑफ करेक्ट थिंकिंग, कहने का मतलब कि ये तर्क के नियमों का अध्ययन करता है और ये हमें ये समझाने में मदद करता है कि हमें कंक्लूजन तक कैसे पहुंचा जाए, एक सही तरीके से हम कंक्लूजन तक कैसे पहुंच पाएँ, है ना। ये हमें इसमें जो है तो समझाने की कोशिश करता है ना। और तर्कशास्त्र में पूरी तरह से सिर्फ दो ब्रांच हमें देखने को मिलते हैं, टू मेन्स ब्रांच इज इंपॉर्टेंट, डिडक्टिव लॉजिक एंड इंडक्टिव लॉजिक जो है तो हमें देखने को मिलते हैं, यहाँ पे ये बताया गया है। फिर अगर हम आगे देखें तो डिडक्टिव लॉजिक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमें डिडक्टिव लॉजिक ही दिया गया था, है ना। डिडक्टिव लॉजिक के बारे में, किसके दो ब्रांच हैं, तो पहला ब्रांच हमारा डिडक्टिव लॉजिक है, इसको हिंदी में निगमनात्मक तर्क भी बोला जाता है। सो इन डिडक्टिव लॉजिक, है ना, अगर हम इसमें बात करें तो वी प्रोसीड फ्रॉम द जनरल टू द स्पेसिफिक, general to the specific. This is a system of reasoning where if all the premises are true, then the conclusion must also be true. In the case the conclusion is implied in the premises.
कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हम तर्क में बात करें तो हम अगर इन सिंपली वे में हम देखें तो ये एक ऐसी प्रणाली है जहाँ सभी चीज़ें सत्य होती हैं, है ना। इसका जो निष्कर्ष निकलता है ना वो भी सही होता है, इसका सत्य होता है। और कहा जाए तो मेन यहाँ पे यही बताया गया है कि ये डिडक्टिव लॉजिक होता है, ये एक ऐसा सिस्टम है, एक सिस्टम ऑफ रीजनिंग है जहाँ हर चीज़ ट्रू होती है ना। इसका जो कंक्लूजन होता है हमेशा ट्रू होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं, ऑल ह्यूमन्स आर मॉर्टल, सभी मनुष्य नश्वर हैं, है ना, नश्वर, ऑल ह्यूमन्स आर नश्वर। फिर प्रेमिस 2 में दिखाया गया है कि सोहन इज़ अ ह्यूमन बींग, है ना। अब हमें पता है कि मनुष्य जो है वो मोर्टल है, ठीक है, वो नश्वर है, मनुष्य जो होता है वो नश्वर होता है। फिर दूसरे में बताया कि सोहन इज़ अ ह्यूमन बींग, मतलब कहने का कि सोहन जो है वो भी तो ह्यूमन बींग है ना। फिर इससे कंक्लूजन हमें ये समझ में आता है कि हैंस सोहन इज़ अ इमोर्टल, क्योंकि सोहन एक ह्यूमन बींग है और ह्यूमन बींग मोर्टल है, तो कहने का मतलब कि सोहन एक कहा जाए तो ये नश्वर है। ये कहने का मतलब तीनों कंक्लूजन पे हमें समझ में आ रहा है कि जो पहले दो स्टेटमेंट है ये दोनों सही हैं, बट द थर्ड कंक्लूजन इज ऑल्सो भी 100% ट्रू। जो थर्ड कंक्लूजन निकलेगा वो 100% सही निकलेगा। अगर पहला दूसरा हमें समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया कि पहला दूसरा सही है तो तीसरा भी 100% सही निकलेगा। ये डिडक्टिव लॉजिक है। अब जो उसका सेकंड ब्रांच हमें देखने को मिलता है ना, इंडक्टिव लॉजिक। इसका लॉजिक का हमारे दो ब्रांच थे, मतलब कि डिडक्टिव लॉजिक, दूसरा इंडक्टिव लॉजिक। दूसरा इंडक्टिव लॉजिक क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे इंडक्टिव लॉजिक, सो इंडक्टिव रीजनिंग वी प्रोसीड फ्रॉम द पार्टिकुलर टू द जनरल, इन द सिस्टम वी अराइव एट अ जनरल कंक्लूजन बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंसेस, द कंक्लूजन इज प्रोबेबल बट नॉट सर्टेन। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये इसको क्या कहते हैं हिंदी में, वैसे इसको कहते हैं आगमनात्मक तर्क बोलते हैं। तो अगर हम इसको स्पेसिफिक तरीके से बात करें तो ये इस प्रणाली में जो है तो हम कुछ चीज़ों पर जो है तो अध्ययन करते हैं, जनरल कंक्लूजन निकालते हैं, मतलब हम कुछ स्पेसिफिक जो है तो चीज़ों पर ऑब्जर्वेशन करते हैं, है ना, उसको ऑब्जर्व करते हैं और अपने अनुभवों के अनुसार, हमें पता नहीं कि वो सही है कि गलत, लेकिन हम उसको अनुभवों के हिसाब से, अपने अनुभव से जो है तो हम उस पर लास्ट तक पहुँचने की कोशिश करते हैं कि मे बी शायद जो हम चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं वो सही हो। तो यहाँ पे दो चीज़ें काम आती हैं इंडक्टिव लॉजिक में, पहला ऑब्जर्वेशन, दूसरा एक्सपीरियंस। हम इन दोनों के माध्यम से जो है तो कंक्लूजन तक पहुँचने के प्रयास करते हैं, लेकिन इसमें निश्चित नहीं रहता, है ना, इसमें निश्चित नहीं होता कि सही हो गलत। इसका एक तरह से बोला तो पर्याप्त नहीं है कि हम जानते नहीं कि सही होगा कि गलत होगा, हम निश्चित नहीं रहते। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे देखेंगे ऑब्जर्वेशन करेंगे, ऑल द स्वर्ण आई हैव सीन टिल डेट वर वाइट, मतलब कहने का कि आज तक मैंने जितने भी हंस देखे हैं वो सफ़ेद थे। ठीक है, मैंने अपने ऑब्जर्वेशन से बताया कि हाँ मैंने जितने भी मतलब कहने का कि एग्जांपल तौर पे बोला जाए कि यार हमने जितने भी आज तक हंस देखे यार सभी के सभी सफ़ेद ही थे, है ना, इसका मतलब सफ़ेद ही होगा। हम अपने अनुभव से बता रहे हैं ये सारी चीज़ें, मैंने जो ऑब्जर्व किया वो आपको बता रही हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं ना कि वो हंस सिर्फ सफ़ेद ही हो, है ना। तो निष्कर्ष इसका ये निकलता है, कंक्लूजन इसका ये निकलता है कि दुनिया के सभी हंस सफ़ेद हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं, दुनिया के सभी हंस सफ़ेद थोड़ी होते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है, ये इंडक्टिव लॉजिक हो गया, जहाँ हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के बेस पे जो है तो हम बातें करते हैं। अब जो है तो हम लॉजिक के बारे में पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ लॉजिक। ये लॉजिक है क्या, इसका अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ लॉजिक, तर्क का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे बताया गया है तर्क का अर्थ, लॉजिक मीन्स थिंकिंग एंड रीचिंग अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन एविडेंस। बहुत अच्छे तरीके से इसका मीनिंग है बता दिया कि तर्क का अर्थ है सोचना और प्रमाण के आधार पर किसी निष्कर्ष तक पहुँचना। लॉजिक मीन्स थिंकिंग, लॉजिक का तर्क मतलब होता है सोचना और वहाँ तक कहाँ तक, कंक्लूजन तक पहुँचना जो किस पर बेस्ड हो, एविडेंस पर बेस्ड हो। और सेकंड बताया गया कि शास्त्र मीन्स सिस्टमैटिक नॉलेज और लर्निंग, मतलब शास्त्र का अर्थ है व्यवस्थित ज्ञान या शिक्षा, है ना। दैट इज लॉजिक इज द साइंस दैट स्टडीज द रूल्स ऑफ थिंकिंग एंड द रीचिंग करेक्ट कंक्लूजन, मतलब अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि तर्क वो विज्ञान है जो सोचने और सही निष्कर्ष तक पहुँचने के नियमों का अध्ययन करता है, वो क्या है, लॉजिक है, ठीक है। इन द वेस्टर्न ट्रेडिशन, पश्चिमी परंपराओं में अगर हम बात करें तो लॉजिक इज डेरिव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लोगोस मीनिंग स्पीच, रीजन और इंटेलेक्ट। लोगोस का मतलब स्पीच, रीजन और इंटेलेक्ट, किस भाषा में, ग्रीक वर्ड में। और द एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टो इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ लॉजिक। अब हम अगर बात करें तो अरिस्टॉल कौन है, अरिस्टॉल इज द फादर ऑफ ऑल्सो पॉलिटिकल साइंस और अरिस्टॉल इज ऑल्सो फादर ऑफ लॉजिक। ही वॉज द फर्स्ट टू सिस्टमैटिकली प्रेजेंट द थॉट प्रोसेस एंड एलिवेट लॉजिक टू द स्टेटस ऑफ एन इंडिपेंडेंट साइंस। तो जो अरिस्टॉल है, अरिस्टॉल को हम अरस्तु भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया कि लॉजिक जो शब्द है वो ग्रीक शब्द है और लोगोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है वाणी, तर्क या बुद्धि। और प्राचीन जो हमारी यूनानी दार्शनिक अरस्तु को तर्क शास्त्र का जनक माना जाता है और वो पहले व्यक्ति थे, पहले इंसान थे जिन्होंने विचार को, थॉट्स को, एक प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया। अब बताइए कोई अपने थॉट्स को एक सिस्टमैटिक तरीके से प्रेजेंट करे, है ना,
और उसको फिर उन्होंने इलेवेट लॉजिक टू द स्टेटस इंडिपेंडेंट साइंस के रूप में कहा जाए तो व्यवस्थित रूप से उन्होंने प्रस्तुत किया और तर्कशास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा उन्होंने दिलाया। किसको? लॉजिक को, है ना, मीनिंग ऑफ लॉजिक ऐसा। तो अगर हम फिलॉसफी की भी बात करें ना, दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट की, तो दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट बहुत अच्छी सब्जेक्ट होती है। फिलॉसफी इज़ द बेस्ट सब्जेक्ट बिकॉज कि कहीं ना कहीं फिलॉसफी जो है तो हर सब्जेक्ट से को रिलेटेड होती है, क्योंकि इसमें विचार विमर्श, ऑब्जर्वेशन, ट्रुथ, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। वैलिडिटी, लॉजिक, ट्रुथ, वह है ना, तो ये सारी चीज़ें हमें जो तो फिलॉसफी में देखी जब मिलती हैं। तो फिलॉसफी हर सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है। और आप इनके, आपको तो पता है सुकरात को, प्लेटो, अरिस्टोटल, है ना, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है, तो आपको भी याद होने चाहिए। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ लॉजिक हमारा हो गया। अब जो है तो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे लॉजिक की, है ना। मीनिंग तो हमने पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ेंगे अब लॉजिक की होती क्या है। तो सबसे पहले किसके अनुसार पढ़ेंगे? तो सबसे पहले जो हम अरिस्टोटल के हिसाब से पढ़ेंगे। अरिस्टोटल ने क्या डेफिनेशन दी है? तो लॉजिक इज़ द साइंस ऑफ राइट थॉट। अरिस्टोटल की सबसे छोटी परिभाषा में कहा कि लॉजिक इज़ द साइंस ऑफ राइट थॉट। तो तर्क सही विचार का विज्ञान है। तर्क क्या है? सही विचार का विज्ञान है। और अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अनुसार जो है तो तर्क का कार्य यह है, मतलब कि द टास्क ऑफ लॉजिक टू सी हाउ टू कंक्लूजन फॉलो फ्रॉम द परमिसेस। तर्क का कार्य यह देखना है कि निष्कर्ष किसके आधार पर निकल रहा है, यही देखना है कि सही निकल रहा कैसे, क्या मतलब किस आधार पर, वो किस बेसिस पे उसका निष्कर्ष हम निकाल रहे हैं। इनके अरिस्टोटल का कहने का मतलब है कि लॉजिक इज द साइंस ऑफ राइट थॉट, मतलब तर्क सही विचार का विज्ञान है। अब सेकंड डेफिनेशन हम थॉमस एक्विनास के हिसाब से देखेंगे। सेंट थॉमस एक्विनास, इनके डेफिनेशन देखें तो लॉजिक इज द स्टडी ऑफ द मेथड ऑफ थॉट्स। अब ये कह रहे हैं कि तर्कशास्त्र जो है विचार की विधियों का अध्ययन है। विचार की विधियों का मतलब मेथड ऑफ थॉट्स का स्टडी करता है लॉजिक, ये थॉमस एक्विनास कह रहे हैं। फिर थर्ड डेफिनेशन हम देखेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल, है ना, जेएस मिल। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम हमें देखने को मिल रहा है। अगर आपको सोशियोलॉजी जब पढ़ाऊंगी ना, तो वहाँ पे भी इसके नेम हमें देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया, फिलोसोफर जितने भी हैं, और फिलोसोफर ने ऐसे बहुत सारे सब्जेक्टों को जो है तो एक साइंस के रूप में उन्होंने प्रदर्शन मतलब दिया है, और उनके बहुत सारे ऐसे योगदान उन्होंने दिए हैं हर सब्जेक्ट में। पॉलिटिकल साइंस हो या सोशियोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स, या मतलब कहीं ना कहीं इनके जो है तो कहा जाए तो योगदान रहता ही है। तो जीएस मिल का भी सोशियोलॉजी में ऐसे योगदान है। तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, इन्होंने क्या डेफिनेशन दी लॉजिक की। तो लॉजिक इज द साइंस ऑफ द रूल्स ऑफ थॉट्स एंड प्रूफ। तो तर्क विचार और प्रमाण के नियमों का विज्ञान है। ऐसा कौन कह रहा है? जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा कि तर्क जो है वो विचार और प्रमाण के नियमों का विज्ञान है। लॉजिक इज द साइंस, लॉजिक क्या है? ये विज्ञान है। और किस पर? रूल्स ऑफ थॉट पर, मतलब कि ये जो हमारे नियमों का है ना, जो हमारे प्रमाण है, इनका ये विज्ञान है, प्रूफ का, है ना, रूल्स ऑफ थॉट। तो यही इन्होंने बताया है। अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अनुसार अगर हम बात करें तो लॉजिक शो हाउ नॉलेज इज एक्वायर्ड एंड हाउ इट कैन बी प्रूव्ड। मतलब तर्क ये बताता है कि ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है ना, और उसे कैसे सिद्ध किया जा सकता है। ये कौन बता रहा है? स्टुअर्ट मिल ने कहा ऐसा कि लॉजिक यही दिखाते हैं, हमें यही दिखाने की कोशिश करता है कि हम कैसे ज्ञान को प्राप्त किया जा सके, और उसे फिर कैसे हम सिद्ध कर सकें, प्रूफ कर सकें। तो अब हम जो फोर्थ डेफिनेशन देखेंगे वो यहाँ पे हम जो फ्रांस की डेफिनेशन देखेंगे, फ्रांस बैकन की। तो यहाँ पे हमें 2-3 डेफिनेशन जो है तो आप अपने हिसाब से भी याद कर सकते हैं, कोई इसमें वाली बात नहीं है। तो फ्रांसिस बेकन जो है वो अपनी डेफिनेशन यहाँ पे देते हुए कह रहे हैं कि लॉजिक इज दैट साइंस विच फीज द माइंड फ्रॉम एरर्स एंड लीड्स इट टुवर्ड ट्रुथ। तो फ्रांसिस बेकन का कहना है कि तर्क वो विज्ञान है जो मन की माइंड फ्रॉम एरर्स, जो मन की त्रुटियों से मुक्त करता है। तर्क क्या करता है? तर्क एक ऐसा विज्ञान है जो हमें फ्री करता है माइंड से, जो माइंड में हमारे एरर्स चल रहे थे, जो त्रुटियां होती हैं, उससे मुक्त करता है, और लीड इट्स टुवर्ड ट्रुथ, और उसे सत्य की ओर ले जाने की कोशिश करता है ना। ऐसा कौन कह रहा है? फ्रांसिस बेकन कह रहे हैं। और फिफ्थ जो डेफिनेशन में देखने को मिल रही है इंडियन ट्रेडिशन। अब भारतीय परंपरा के अनुसार हम थोड़ा सा लॉजिक के बारे में देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि लॉजिक हैज़ बिन गिवन ग्रेट इंपॉर्टेंस इन न्याय फिलॉसफी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे हमें दिया गया है कि न्याय जो प्रभावशाली है, यहाँ पे कहा जाए तो ये फिलॉसफी जो है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है लॉजिक, है ना। लॉजिक जो है दर्शन में महान तर्क दिया जाता है ना। और अकॉर्डिंग टू गौतम ऋषि की, अगर हम गौतम ऋषि के अनुसार बात करें तो लॉजिक इज़ दैट साइंस विच लीड्स टू ट्रू नॉलेज थ्रू एविडेंस, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, इन्फेरेंस एंड वर्ड्स। जो गौतम ऋषि हैं, है ना, ऋषि गौतम के अनुसार तर्क वह विज्ञान है, लॉजिक इज़ द साइंस, तर्क वो विज्ञान है जो प्रमाण मतलब एविडेंस और प्रत्यक्ष रूप से अगर बात करें तो प्रत्यक्ष एक तरह से डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करता है ये। और तो और इसमें जो है तो कहा जाए तो इसमें नॉलेज थ्रू एविडेंस भी बताया गया है, और तो और इसके माध्यम से जो है तो हम एक सच्चे ज्ञान की ओर जा सकते हैं, है ना, ऐसा बताया गया है। मतलब अकॉर्डिंग टू गौतम ऋषि ने ऐसा कहा है कि अगर हमें सच्चे ज्ञान की ओर जाना है तो हमें सही दिशा की ओर से, और तर्क में की बात करें तो एक डायरेक्ट ऑब्जर्व जब करेंगे और जो हमें एविडेंस मिलेगा उस हिसाब से हम जो है तो आगे सच्चे ज्ञान की ओर जा सकते हैं। फिर
It is clear from these definition that all scholars have accepted logic as the science of right thinking and right conclusion. तो कहने का मतलब है कि हम जितनी परिभाषाएं अभी देखी, इन परिभाषाओं से हमें स्पष्ट है कि सभी विद्वानों ने तर्कशास्त्र को सही सोच और सही निष्कर्ष के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया है ना, हमें ये समझ में आ रहा है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। फिर हम यहाँ पे ब्रांचेस ऑफ लॉजिक के बारे में देखेंगे, है ना। तो सब्जेक्ट मैटर के बारे में हमने पढ़ लिया, अब ब्रांचेस ऑफ लॉजिक की देखेंगे, इसकी ब्रांच क्या है लॉजिक की, है ना। तो इसी तर्क की शाखाएं की अगर हम बात करें तो लॉजिक इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल ब्रांचेस विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव। लॉजिक जो है तर्कशास्त्र को बहुत सारे ऐसे मतलब पॉइंट ऑफ व्यू में, मतलब ऐसे पर्सपेक्टिव में बांटे गए हैं, ऐसे विभिन्न दृष्टिकोणों वाली ये कई शाखाओं में विभाजित है। और द पर्पज ऑफ दिस ब्रांचेस इज एग्जामाइन हाउ आइडियाज एंड आर्गूमेंट्स कैन बी प्रूवन ट्रू और फॉल्स। मतलब कहने का कि इन शाखाओं का उद्देश्य यही है कि हम जांच पड़ताल करें कि जो हमारे विचार हैं और जो हमारे तर्कों को कैसे हम सत्य और असत्य सिद्ध कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे फॉर्मल लॉजिक में यही बताया गया है कि दिस इज द ओल्डेस्ट एंड मेन ब्रांच ऑफ लॉजिक। इन दिस द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट इज स्टडीड। हियर इट इज नॉट सीन वेदर द स्टेटमेंट इज एक्चुअली ट्रू और फॉल्स, बट इट इज सीन वेदर इट स्ट्रक्चर इज करेक्ट और नॉट। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो हमारा ये फॉर्मल लॉजिक है, इसको हम औपचारिक तर्क भी बोल सकते हैं। तो ये जो तर्क है, ये तर्कशास्त्र की मतलब लॉजिक अगर हम बात करें तो तर्कशास्त्र की जो तो सबसे पुरानी बात करें तो और मुख्य एक शाखा है फॉर्मल लॉजिक। और इसमें जो है तो हमें जो है तो बहुत सारे इसके स्वरूप देखने को तरह से मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ उदाहरण हमें देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे ये समझ में आता है कि वास्तव में सत्य है या असत्य, बल्कि हम ये देखते हैं कि जो इसकी संरचना हम कर रहे हैं क्या ये सही है या नहीं, जो हम सोच रहे हैं, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, करेक्ट है या नहीं, है ना। इसमें हम ट्रू फॉल्स वाली बात सही का नहीं देखते, इसमें हम ये देख रहे हैं कि हम जो सोच रहे हैं, जो स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है वो सही है या गलत। तो ये क्या करता है, फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर आर्गूमेंट स्टडी, मतलब जो इसका फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर है उस पर जो स्टडी करता है। तो एग्जांपल वही बताएगा कि ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, राम इज़ अ ह्यूमन बीइंग, दैट्स व्हाई राम इज़ अ मॉर्टल। तो हियर इज द कंक्लूजन ट्रू बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गूमेंट इज करेक्ट। मतलब कहने का इसका जो स्ट्रक्चर है बताया गया है बिल्कुल सही बताया गया है कि ह्यूमंस आर मॉर्टल, बात सही है कि ह्यूमंस जो है तो नश्वर होते हैं, और राम अगर ह्यूमन है तो सच में वो नश्वर होगा ही, है ना। तो ये नश्वर इसीलिए है क्योंकि ये राम है। तो ये ईजी था। तो यहाँ पे यही बताया गया ब्रांचेस ऑफ लॉजिक में, फॉर्मल लॉजिक में, कि इसका जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो सही है, इसीलिए इसका कंक्लूजन भी हमें करेक्ट देखने को मिलता है। फिर हम इनफॉर्मल लॉजिक की बात करें, है ना। तो हमने फॉर्मल लॉजिक की बात की, अब इसका सेकंड जो ब्रांच है वो है इनफॉर्मल लॉजिक। तो इसके बारे में अगर हम देखें, इनफॉर्मल लॉजिक के बारे में देखें तो इट इज़ रिलेटेड टू द आर्गूमेंट्स एंड डायलॉग्स ऑफ आवर डेली लिव्स। मतलब कहने का कि अगर हम इसके बारे में देखें तो अनौपचारिक तर्क ये कहता है कि ये हमारे दैनिक जीवन के जो तर्कों के और जो भी हमारे बातें चलती हैं, जो भी हमारी आर्गूमेंट्स होती हैं, जो भी हमारे डायलॉग्स हैं, उनसे ये संबंधित है। कहने का मतलब ये इनफॉर्मल लॉजिक, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने कहा, जैसे हमारी बातचीत हो रही आइडियोलॉजी पे, है ना। तो आप जो है तो मान के चलेंगे, जैसे हमने पॉलिटिक्स अगर हम बात करें तो आप कहें कि मैं बीजेपी साइड हूँ, वो बोले कि नहीं, मैं कहूँ कि मैं बीजेपी साइड हूँ, आप बोलो कि कांग्रेस साइड है। तो ऐसे में हम विवाद हो जाए, ऐसे में हमारा आर्गूमेंट्स हो जाए, है ना। ऐसे हम लड़ने लगे, ऐसे में आर्गूमेंट्स हमारा हो जाए, हमारी आइडियोलॉजी अलग हो जाएगी। ऐसे में जो है तो हम इसमें हमारी लड़ते लड़ते क्या पता लैंग्वेज ही बदल जाए, है ना, हमारा रिएक्शन ही चेंज हो जाए। तो इनफॉर्मल लॉजिक कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या इंक्लूड होता है, ये किस चीज़ का स्टडी करता है। तो ये लैंग्वेज पे स्टडी करता है, स्मॉल्स पे स्टडी करता है, एग्जांपल्स पे, आर्गूमेंट्स पर और फैलेसीज पर। मतलब इसमें भाषा, इसका उदाहरण, इसका तर्क, ये सारी चीज़ों का अध्ययन इसमें शामिल होता है ना। इट हेल्प्स इन क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रैक्टिकल रीजनिंग। और ये एक आलोचनात्मक सोच है, क्रिटिकल थिंकिंग है और व्यवहारिक तर्क में मदद करता है, एक तरह से कहा जाए। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, इन पॉलिटिक्स, जर्नलिज्म, एसे राइटिंग एंड डिबेट कंपटीशन। जब डिबेट कंपटीशन होता है तो हमारे थॉट्स अलग अलग होते हैं ना। तो हमारे जो थॉट्स अलग अलग होते हैं उसमें जो हमारी चीज़ें होती हैं, उन सारी चीज़ों को जो है तो इसमें अध्ययन किया जाता है, दोनों साइड का अध्ययन किया जाएगा। आप डिबेट कर रहे हो, उधर साइड का भी नोटिस किया जाएगा, इधर साइड का भी नोटिस किया जाएगा, और दोनों के विचारों को समझा जाएगा, परखा जाएगा। तो इनफॉर्मल लॉजिक इसे ही कहते हैं। राजनीति जैसे हो गई, पत्रकारिता हो गई, जर्नलिज्म, एसे राइटिंग हो गया, वाद विवाद प्रतियोगिता में हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये हमारे ब्रांचेस ऑफ लॉजिक का दूसरा जो हमारा कंप्लीट हो गया। अब थर्ड की बात करें, डिडक्टिव लॉजिक। ये तो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया, ये भी ब्रांचेस में ही आती है, खैर तो ज़्यादा इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो थर्ड जो हमारा है डिडक्टिव लॉजिक है, इसको भी हम पढ़ लेते हो गया कि इट इज़ ड्रॉ स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल्स। मतलब कहने का ये कि ये भी जो है डिडक्टिव लॉजिक, तो ये निगमनात्मक जो हमने तर्क दिया, इसमें हम सिंपली बोले तो सिद्धांतों में एक तरह से इसका निष्कर्ष निकालते हैं। इसका जो प्रिंसिपल है, इट इज़ द प्रेमिसेस आर ट्रू, स्ट्रक्चर इज करेक्ट, देन कंक्लूजन भी डेफिनेटली ट्रू। ये मान के चलिए डेफिनेटली ये ट्रू ही होता है, क्योंकि जो है तो हम जैसे तर्क निकाल रहे, इसका ये प्रिंसिपल के हिसाब से चलता है, इसका जो कंक्लूजन होता है वो हमेशा ट्रू ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, सभी पंक्षियों के पंख होते हैं, और कबूतर एक पंक्षी है। तो भाई हमें पता है कि जब सभी
पक्षियों के विंग्स हैं, उनके पंख हैं, और पिगन जो है, स्पैरो जो है, पैरट जो हैं, तो ये बर्ड हैं, तो भाई जाहिर सी बात है इनके पंख तो होंगे ही। देयरफॉर द पिगन मस्ट हैव सो विंग्स, दिस आर्गुमेंट्स प्रोवाइड कंप्लीटली सर्टेनिटी, मतलब ये पूरी तरह से निश्चित है, यहाँ पे सर्टेनिटी देखने को मिलती है, निश्चितता देखने को मिलती है। अब फोर्थ हमारा जो है तो इंडक्टिव लॉजिक, ये भी हमने थोड़ा सा देखा था, है ना, तो ये भी ब्रांचेस में ही आते हैं, ये भी लॉजिक के ब्रांचेस में ही आते हैं। इंडक्टिव लॉजिक जो है तो ये भी ब्रांच ही है, किसका है, तो ये भी डिडक्टिव लॉजिक, इंडक्टिव लॉजिक, और अभी जो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा है ना, तो सारी क्या है, ये लॉजिक के ब्रांचेस हैं। इन दिस जनरल प्रिंसिपल आर मेड फ्रॉम स्पेसिफिक इंसिडेंट, इट गिव्स अ प्रोबेबल कंक्लूजन नॉट डेफिनेट वन, ये डेफिनेटली नहीं होता है। दिस लॉजिक मोस्ट यूजफुल इन साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड रिसर्च। अब कहा गया है कि ये जो है तो डिडक्टिव का थोड़ा उल्टा ही है, क्योंकि इसमें कुछ घटनाओं का मतलब बताया जाए, तो कुछ ही चीज़ों का इस प्रिंसिपल इसमें बनाया जाता है, स्पेसिफिक इंसिडेंट का प्रिंसिपल रहता है इसमें, और ये इसका जो कंक्लूजन होता है ये पूरी तरह से जो है तो निश्चित नहीं रहता है, ज़रूरी नहीं कि इसका जो वो रहे तो वो सही ही रहे इसका कंक्लूजन, और ये तर्क वैज्ञानिक खोजों अनुसंधानों का सबसे उपयोगी है बोला जाए तो है ना। और इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ऑल क्राउज सीन सो फार एंड ब्लैक। अब कहा जा रहा है कि अब देखा गया कि सभी कौवे काले हैं, इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि ऑल क्रो आर ब्लैक, है ना, सभी कौवे काले होते हैं। तो हमको इसमें ये समझ में आ गया कि भाई सभी कौवे काले होते हैं, क्योंकि मैंने जब भी देखे तो कौवे काले ही होते हैं। अब वो जाहिर सी बात ज़रूर है कि हाँ सभी कौवे काले होते हैं, हमको पता है। डिडक्टिव जो है अगर लॉजिक की हम बात करें तो अगर कहीं बताया गया है कि काले कौवे होते हैं और कौवा होता है तो बोला जाए कि हाँ भाई काला कौवा है ना, तो ऐसे इसमें बताया गया। इंडक्टिव लॉजिक की अगर बात करें तो इसमें कंक्लूजन ये निकलता है कि ऑल क्राउज आर ब्लैक, मतलब ये निष्कर्ष काफ़ी हद तक सही है लेकिन पूरी तरह निश्चित भी नहीं है ना। ऐसा यहाँ बताया गया कि हाँ ये सही तो है लेकिन पूरी तरह निश्चित नहीं है, ऐसा इसमें बताया गया है। और लास्ट जो हमारा मतलब सिम्बॉलिक अगर हम बात करें, अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये भी एक ब्रांच है हमारा, है ना, ब्रांचेस के बारे में पढ़ रहे थे तो ये भी एक ब्रांच है किसकी, लॉजिक की, तो ये भी शाखा है पांचवी। दिस इज़ द ब्रांच ऑफ मॉडर्न लॉजिक। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, सिम्बॉलिक मैथमेटिकल लॉजिक, तो दिस इज़ द ब्रांच ऑफ मॉडर्न लॉजिक, तो ये आधुनिक तर्कशास्त्र की एक शाखा है। इन दिस लॉजिक इज़ प्रेजेंटेड थ्रू मैथमेटिकल सिंबल्स और साइंस। इसमें हम तर्क को जो है तो मैथमेटिकल सिंबल और साइन के हिसाब से तो प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसे जिसमें दिस मेक द आर्गूमेंट्स क्लियर, प्रेसाइज एंड टेक्निकल, मतलब कहा जाए तो इससे तर्क अधिक स्पष्ट होता है और बहुत पूरी तरह से सटीक तरीके से जो है तो हम तकनीकी हो जाता है। एक्सपेरिमेंट के तौर पे अगर हम बात करें तो कंप्यूटर साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, AI, लिंग्विस्टिक मतलब भाषा विज्ञान, तो ये सारी चीज़ें जो हैं तो ये नया है, ये नया ब्रांच है किसका, लॉजिक का। तो अगर हम सिक्स्थ की बात करें तो हमारा जो नया ब्रांच इसमें देखने को मिलता है प्रोबेबिलिस्टिक लॉजिक, है ना। तो इसके बारे में देखें तो यहाँ पे भी हमें ये देखने को मिलता है इसके ब्रांच के बारे में कि इन दिस कंक्लूजन इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। अब इसमें बताया गया है कि ये प्रोबेबिलिटी पर बेस होता है ना। ये जो लॉजिक हमें देखने को मिलता है, इसका जो ब्रांच है वो प्रोबेबिलिटी पर देखने को मिलता है। इसका जो कंक्लूजन, इसका जो निष्कर्ष है पूरी तरह से ये संभव, मतलब प्रोबेबिलिटी मतलब एक तरह से ये सही नहीं रहता है कि इसका उपयोग हम विज्ञान, एक तरह से इट इज़ यूज इन साइंस, स्टैटिस्टिक एंड रिसर्च। इसका उपयोग विज्ञान, सांख्यिकी, अनुसंधान में एक तरह से किया जाता है, स्टैटिस्टिकल में किया जाता है, रिसर्च करने पर किया जाता है, विज्ञान पे किया जाता है। इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो बेस्ड ऑन वेदर डाटा, ठीक है, मौसम संबंधी जो भी आंकड़े होते हैं, इट इज़ सेड दैट 70%, इसके आधार पर कहा जा सकता है कि कल बारिश होने की 70% संभावना है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब ही होता है संभावना। ये जो छठवां हमें देखने को मिलता है इसमें हम मतलब संभावना ही होती कुछ चीज़ों की कि हाँ होगी या नहीं होगी, बारिश होगी या नहीं होगी, क्या होगा कैसे, तो इसमें प्रोबेबिलिटी दिखाई जाती है, संभावना दिखाई जाती है। और सातवां क्रिटिकल लॉजिक की अगर हम बात करें तो दिस ब्रांच एग्जामाइन द क्वालिटी एंड वैलिडिटी ऑफ दिस आइडिया, द एम ऑफ टू सी दैट आइडिया इज नॉट ओनली करेक्ट इन्फॉर्म बट ऑल्सो फैक्चुअल एंड एक्यूरेट। मतलब ये शाखा जो है, ये एक क्रिटिकल लॉजिक मतलब आलोचनात्मक तर्क, ये भी ब्रांच है, ये शाखा, ये ब्रांच जो है क्या दिखाती है, ये हमारे थॉट्स की क्वालिटी दिखाती है ना, उसकी जांच करती है। और इसका उद्देश्य यही होता है देखना कि हमारे विचार न केवल रूप में सही हैं बल्कि कैसे तथ्यात्मक, किस तरीके से फैक्चुअल है, इसके फैक्ट भी हैं कि नहीं है, ये सटीक तरीके से बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा, कुल मिला के इसको देखना है कि सही है कि नहीं हमारे विचार। सो हमने जो है तो फिलॉसफी का आज फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया, सब्जेक्ट मैटर एंड ब्रांचेस ऑफ लॉजिक। अब हम सेकंड चैप्टर कल पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर लीजिएगा बाकी बच्चों के साथ, ताकि इंग्लिश मीडियम चैनल ये थोड़ा ग्रो अप हो जाए तो बाकी सब तक भी पहुंच सके, तो उनको भी हेल्प हो सकेगी। सो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए और कीप वॉचिंग, है ना। सो ठीक है।